हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे बेटा। तो आज वाली क्लास में क्या होने वाला है? आज वाली क्लास में हम अपने लास्ट क्लास से आगे बढ़ने वाले हैं। क्या मजाक है सर? मजाक नहीं है बेटा। स्टार्ट करने वाले हैं अपने पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हाँ बेटा, हाँ, फिर से एक बार टॉपिक आपके आंखों के सामने आ चुका है कि एमओए क्या है, एओए क्या है, उसके ऑल्ट्रेशन के प्रोविजन कौन कौन से हैं, कैसे मेमोरेंडम या आर्टिकल्स का ऑल्ट्रेशन किया जाता है। नंबर 2, हम बात करेंगे अप्रूवल ऑफ सीजी के बारे में भी। मतलब इन शॉर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से जो अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है ऑल्ट्रेशन के अंदर, या फिर सुन लो, जहां जहां पे आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की बात सुनी और पढ़ी है, वहां यही वाला रूल नंबर 30 अप्लाई होगा। सर बात करते हैं बिना वक्त गवाए। तो वर्कबुक तुम्हारे सामने है, वर्कबुक को यूज करेंगे और साथ में यूज करेंगे अपनी मास्टर बुक को। दोनों को यूज करके हमारे पास में अपने कंटेंट को ब्रेन में बिठा लेंगे। आइए बात करते हैं। तो गाइस, हमारा आज का जो टॉपिक हमारे पास में पार्ट हमारा हो चुका था। नेक्स्ट सेशन हमारा अपने पास में होने वाला, अपने पास आज वाला मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर। तो जो पार्ट यहां मेंशन है वही पार्ट वर्कबुक में आपके लिए पहले से तैयार है। आइए स्टार्ट करते हैं। और जहां जहां लिख रहे हैं वहां वहां वर्कबुक में ही लिखोगे आप लोग, ठीक है? आइए बात करते हैं। और ठीक है सर, ओके चलो। तो पहला क्वेश्चन आता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसे कहा जाता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसे कहा जाता है? सिंपल सी बात सर, एक डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसे कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट कहा जाता है। चार्टर मतलब प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, कोर डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो कोर कहो, प्रिंसिपल कहो, चार्टर कहो, तीनों का मतलब सेम है बेटा। तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की पावर लिमिटेशन बताता है। तो जो डॉक्यूमेंट कंपनी की पावर लिमिटेशन के बारे में बताता है, दैट इज कॉल्ड एमओए। कि क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशन है। आई कैन यूज दी वर्ड कि कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी की बाउंड्रीज क्या है, उसे बोलते हैं एमओए। दूसरा डॉक्यूमेंट जो बताता है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब कंपनी का मैनेजमेंट, मतलब बता ना, कंपनी का मैनेजमेंट का मतलब कंपनी का बीओडी। भैया मैनेजमेंट बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी के बीओडी कैसे अपने पास काम करेंगे, कैसे ऑपरेशन करेंगे, इंश्योर ऑपरेशंस का काम कैसे मेंटेन करेंगे, इनके लिए जो रूल्स रेगुलेशन फिक्स किए गए हैं वो लिखे कहां पे है? वो लिखे हुए आर्टिकल्स के अंदर। तो इन्हीं दोनों के बारे में पहले मीनिंग की बताएगी, फिर बताएगी भैया इन दोनों में लिखे हुए फॉर्मेट। मतलब इन शॉर्ट, अगर आज हम कोई कंपनी बनाते हैं, आप कोई कंपनी बनाते हो, इन फ्यूचर कंपनी बनाओगे भाई, तो सिंपल सी बात, कंपनीज के फॉर्मेशन के टाइम पर एमओए फॉर्मेट के बनाया जाता है। आप जानते हैं कि आपकी कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से पहले ही प्रमोटर्स को एमओए को ड्राफ्ट करना पड़ता है, उसको प्रिंट करवाना पड़ता है, होता है ना? तो कहां से लाओगे लाइनें कि क्या लिखा होगा एमओए के अंदर, क्या लिखा होगा एओए के अंदर? मान लो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो क्या लिखा होगा, लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या लिखा होगा, कंपनी अनलिमिटेड है जो बनाता नहीं कोई बट होगा तो क्या लिखोगे? ये सारी बातें ऑलरेडी पहले से फॉर्मेट में आती है। मतलब फॉर्म मतलब वो टेबल जिसके अंदर पहले से लिखा हुआ है कि आपके पास बना बना मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने, एमसीए ने पहले से बना बनाया दे दिया। भैया कंपनी जैसी भी हो उसकी टेबल हमने पहले से बना रखी है। इफ यू वांट टू चेंज इट, आप चेंज कर लो, कॉपी करना है कॉपी कर लो, लेकिन भैया एमओए बनाने का तरीका दे दिया। नंबर 1। नंबर 2, नंबर तीसरी बात करेंगे कि कौन कौन से कंटेंट लिखे हुए हैं। मतलब इन शॉर्ट, जो मेमोरेंडम का क्लोज है, मेमोरेंडम में क्लोज ऑफ मेमोरेंडम का हो या कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम का हो, मतलब सेम है। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये हुआ कि मेमोरेंडम में क्या क्या लिखा होता है, कौन कौन से क्लोज होते हैं, फिर इन्हीं क्लोज के ऑल्ट्रेशन की बात करते हैं। चलिए आइए, तो फर्स्ट मीनिंग बात करते हैं। सुनो सुनो सुनो, पहला है हमारे पास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एमओए क्या है? एमओए इज ए कोर डॉक्यूमेंट। तो इसे मैं कोर डॉक्यूमेंट कहूं या लिखते रहना सत्र में, या इसे बोलूं मैं चार्टर डॉक्यूमेंट, या इसी को बोलूं मैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट। कोर डॉक्यूमेंट, चार्टर डॉक्यूमेंट या प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट, ये वो कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसे प्रमोटर्स बनाते हैं कंपनी की इनकॉर्पोरेशन को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले, उसके प्रोसेस के दौरान में। और ये सबमिट करना पड़ता है बीइंग ए डॉक्यूमेंट। आप पढ़ चुके हो ई एमओए, ई एओए, आईएनसी 33, आईएनसी 34, याद है? इलेक्ट्रॉनिक भरना हो तो, फिजिकल करना हो तब भी यही काम आता है भाई। सिंपल सी बात। आओ बात करते हैं। तो पॉइंट क्या है? कोर डॉक्यूमेंट विच स्टेट, जो बताता है द पावर एंड लिमिटेशन, the power and limitation of a company beyond which a company cannot operate, जिसके आगे जाके कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सुनो ना यारो, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कंपनी की पावर एंड लिमिटेशन के बारे में जो डॉक्यूमेंट बताता है उसका नाम एमओए है, ठीक है? तो एक बात बताओ, सोचो, लगाओ दिमाग यहां पर कि पावर और लिमिटेशन को कंबाइनली क्या बोल सकता हूं मैं? क्या पावर एंड लिमिटेशन ही किसी चीज, किसी की बाउंड्रीज कहलाती है, नहीं कहलाती?
कहलाती है। तो याद रखना ये लिमिटेशन और ये पावर क्या कर सकती है कंपनी, क्या नहीं कर सकती, इसी को बाउंड्री कहते हैं। तो क्वेश्चन इज, अगर इससे बियॉन्ड जाके कंपनी काम करेगी तो क्या बोलोगे, इसी को बोलेंगे कंपनी अपनी बाउंड्री से बियॉन्ड जाके काम कर रही है। तो सोचो एक टॉपिक आता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट। अल्ट्रा वायरस एक्ट में यही पढ़ते हैं कि सर कंपनी जब भी एमओए का वायलेशन करेगी अपनी बाउंड्री से आगे जाएगी, अल्ट्रा वायरस बियॉन्ड द पावर्स, इसका मतलब ये होता है। तो पॉइंट इज, अगर बियॉन्ड द बाउंड्री जाएगी तो भैया ऑल सच एक्ट विल बी टर्म्ड एज, क्या बोलेंगे उसे, अल्ट्रा वायरस एक्ट कहते हैं। और अल्ट्रा वायरस एक्ट क्लियरली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं क्योंकि उसकी कंपनी की पावर के अंदर वो इंक्लूड नहीं होता, याद है। तो बियॉन्ड द पावर जाएंगे, मतलब बियॉन्ड द बाउंड्री जाएंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज अल्ट्रा वायरस एक्ट, जिसका हम पढ़ने वाले हैं अलग से भी हमारे पास में, ठीक है भैया। नंबर 1। नंबर 2 पे आता हूं। नंबर 2, आर्टिकल्स किसे बोला गया भैया, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात कर ले तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो बताता है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। मेरा क्वेश्चन तो भाई इसके ऊपर है कि जब बार बार ये वर्ड मेरे सामने आएगा मैनेजमेंट, इसका मतलब क्या होता है सर, इसी को बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कितनी बार बताओगे, इतनी बार बताऊंगा कि अपने आप याद हो जाएगा, इसलिए बताने वाला हूं। तो बीओडी को ही कंपनी का मैनेजमेंट कहा जाता है। तो डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, वो इंटरनली मैनेजमेंट कैसे, इंटरनल मैनेजमेंट कैसे संभालेंगे, उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशन दिए गए हैं उस जिस डॉक्यूमेंट में लिखे हुए हैं उस डॉक्यूमेंट को कहा जाता है बेटा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर है। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ आर्टिकल और मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम। दूसरा वर्ड और सुन लो, एमओए को शॉर्ट में लिखने का तरीका भी कंपनी एक्ट ने दिया है, मतलब अपनी चॉइस से नहीं है। ये नहीं कि आप किसी भी लॉ के अंदर किसी भी वर्ड के एब्रीवेशन यूज कर सकते हो, जो एब्रीवेटेड वर्ड हमें यूज दिए गए हैं हम उन्हीं को यूज कर सकते हैं। तो बोर्ड को बीओडी बोलो, मैनेजमेंट बोलो, मतलब सेम है, यू कैन यूज दैट। सेम ऐसे ही मेमोरेंडम एमओए को आप पूरा लिख सकते हो या फिर शॉर्ट में, अगर आपको सिर्फ मेमोरेंडम वर्ड भी कहीं लिखा मिलेगा, याद रखना, तो उसका मतलब भी एमओए होता है। अगर आपको कहीं पे स्पेसिफिकली आर्टिकल लिखा मिलेगा तो ये आर्टिकल इंटर्नशिप की बात नहीं कर रहा आपसे, आर्टिकल का मतलब ही एओई है बेटा। चले, पहला पार्ट क्लियर हो गया। अब आता हूं दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट हमारे पास में साथ साथ में वर्कबुक ओपन रखना बेटा, ठीक है, जहां लिखवा रहा हूं लिखते रहना, ओके। चलो, दूसरा पार्ट आया फॉर्म्स ऑफ एमओए एंड फॉर्म ऑफ एओए। दोनों मैंने साथ में लिखा कि तुम्हारे साथ में डिफरेंस भी तुम्हें समझता आता रहे, ठीक है। पहला बात समझो, क्या होता है फॉर्म का मतलब, मैंने क्या बोला कि भाई जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन किया जाता है उस टाइम पर अगर मान लो किसी को नहीं पता कि भैया कौन कौन से पार्ट लिखने होते हैं, कौन कौन से कंटेंट लिखने होते हैं एक एमओए एओए के अंदर, तो उसके लिए पहले से बना बनाया एमओए एओए होता है, जिसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एमओए एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ एओए, ठीक है। वो कौन कौन सा है, इन टेबल के नाम याद कर लो, एग्जाम में अलग से बड़ा क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता, बट हाँ ये पॉसिबिलिटीज है बेटा कि आपसे इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बताओ भैया कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, तो उसके लिए कौन सा एमओए का टेबल फॉलो होगा। एक कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी और हैविंग शेयर कैपिटल, तो उसके लिए कौन सा एओए फॉलो होगा, टेबल कौन सी होगी, ये पूछ सकता है। तो टेबल को डिवाइड किया बेटा, यहां पे देख लो कौन कौन सी टेबल है। नंबर 1 ए बी सी डी ई, ऐसे नहीं बोला, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये डिवाइड की गई है। ए से लेके ई तक की टेबल एमओए के रिगार्डिंग है, एफ से लेके जे तक की टेबल एओए के रिगार्डिंग है। नीचे लिखा हुआ कंटेंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहां पर इनको इंटरचेंज कर दिया गया इस पार्ट के अंदर। आओ बात करते हैं। तो पहला पार्ट क्या है, सुनो सुनो सुनो। नंबर 1, टेबल नंबर ए उन कंपनीज के लिए एमओए बताती है जिन कंपनी कौन सी, लिमिटेड बाय शेयर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है यू कैन यूज दिस टेबल। दूसरा, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो भैया बी टेबल फॉलो होगी। बट अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी ये बना रहे हो बट हैविंग शेयर कैपिटल, अगर शेयर कैपिटल भी इशू करने वाले उसके अंदर, तो टेबल सी विल बी फॉलोड। फोर्थ सेम एज लाइक अनलिमिटेड कंपनी बना रहे हो, शेयर आपके पास शेयर कैपिटल नहीं रखने वाले, तो आपके पास डी फॉर्मेट फॉलो होगा। ये याद रखना, ए किसके लिए, बी किसके लिए, सी किसके लिए, डी किसके लिए, ई किसके लिए, ठीक है। अगर आपने ए याद रख लिया तो बी और सी क्लियर हो गया, डी और ई क्लियर हो गया। दोनों के अंदर कंपनी सेम है बट नीचे वर्ड लिखा है नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो सेम ऐसे ई वाला किसके लिए, कंपनी अनलिमिटेड बट हैविंग शेयर कैपिटल। अब चेक करना, इसी का उल्टा पार्ट यहां लिखा हुआ है। उल्टे में पहला तो सेम टू सेम है, पहला यहां पर क्या था, लिमिटेड बाय शेयर, तो सेम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के लिए टेबल नंबर एफ आर्टिकल्स के लिए एओए के लिए बनाई गई है। नंबर 1। नंबर 2, टेबल जी और एच किसके लिए,
लिमिटेड बाय गारंटी, बट फर्क क्या है, इसको चेंज कर दिया भाई, यहां था ना हैविंग शेयर, ये यहां पे आएगा, ये यहां पे आएगा, तो इसका मतलब हैविंग शेयर कैपिटल यहां पर आ गया और नॉट हैविंग वाला पार्ट यहां पर आ गया। तो देखो ध्यान से कौन सा है, तो टेबल जी इज फॉर किसके लिए, बोला कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। सेम ये वाला पार्ट कंपनी, इसको ऐसे ही याद करना है यार, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है, कंसेप्ट पढ़ने वाले इसके अंदर, हम कंसेप्ट आगे आने वाला, ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, रिमेंबर, मतलब इन शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हुआ, ये इंटरचेंज हुए हैं इस वाले पार्ट के कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठीक है। आगे आता हूं, सेम ऐसा है उसके अंदर पार्ट में कौन सा, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी है, हैविंग शेयर कैपिटल नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो ये आपको ABCD EF GH I J तक याद रखना है कि कौन सी पार्ट, कौन सी टेबल किसके लिए फॉलो होगी, और इसके ऊपर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आएगा तो मैक्सिमम MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। चलो आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है, इफ यू वांट टू सी दिस चेक कर लो, वर्कबुक भी तुम्हारे पास में है। चले आगे आता हूं, मेन कहानी तो अब चाली स्टार्ट होने वाली है बेटा, मेन कहानी स्टार्ट ही नहीं हुई, डेफिनेशन मेन था, आओ बात करते हैं। सुनो, बात आई कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा क्या होता है, क्या होता है एमओए, एमओए में लिखिए पावर लिमिटेशन, ठीक है सर समझ में आ गया, लेकिन आगे बताओ, आगे सुनो भाई कि कंटेंट के अंदर इसमें डिवीजन होता है। जब भी कोई व्यक्ति तुमसे आज के बाद ये बात करे कि एमओए क्या है, तो याद रखना एमओए के मतलब है कि वो बात कर रहा है कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ क्या है। तो डॉक्यूमेंट में लिखे हुए नेम क्लोज, लाइबिलिटी क्लोज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, कैपिटल क्लोज, ये सब लिखा हुआ है। आओ बताता हूं, तो पहला हमारे पास में आता है कि सर कंटेंट्स ऑफ एमओए, कंटेंट्स ऑफ एमओए, एमओए का कंटेंट क्या क्या है, ठीक है सुनना। हालांकि आप इंटर वाले पार्ट में, इंटर लेवल के पार्ट में ऑलरेडी पूरा पार्ट सीख चुके हो, पढ़ चुके हो, पूरा डिटेल में करवा चुका हूं, मतलब आपकी प्रिपरेशन 2 कदम आगे चल रही है बाकी बच्चों से, ये मेरी श्योरिटी है, जो बच्चे पहले पढ़ चुके इंटर वाले पार्ट में। अब बताओ जिन्होंने नहीं भी पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उनको पूरा पढ़ा रहा हूं स्टार्टिंग से, ठीक है। अब बात सुनना, एमओए के कंटेंट के अंदर पहला कंटेंट हमारे पास में नेम क्लोज। भैया नेम क्लोज क्या, मतलब नेम क्लोज में क्या लिखा होता है, तो पढ़ना, नेम क्लोज में लिखा होता है कंपनी प्राइवेट है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेगी लास्ट के नाम के अंदर, कंपनी पब्लिक है तो वो लिमिटेड वर्ड यूज करेगी, कंपनी 1% कंपनी है तो नाम के पीछे प्राइवेट नहीं वर्ड यूज करेगी OPC, अपने नाम के जस्ट नीचे 1% कंपनी लिखना पड़ेगा। कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसके लिए लिमिटेड वर्ड यूज करना पड़ेगा, चाहे गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हुई हो, रजिस्ट्रेशन चाहे प्राइवेट के रूप में हुआ हो पब्लिक के रूप में हो, बट गवर्नमेंट कंपनी हमेशा लिमिटेड वर्ड ही यूज करेगी, और इसका पूरा डिस्कशन मैं टाइप्स ऑफ कंपनी में बता चुका हूं आपको। अगला पार्ट क्या है, इसके अलावा ये तो आप पढ़ लेंगे, अब जानते हो नेम क्लोज का जो डिस्कशन नहीं दिया गया वो भी सुन लो, का नहीं दिया गया। सिर्फ नेम में ये बात नहीं आ रही कि नाम के पीछे क्या लिखोगे, इवन ये भी होता है कि अगर कंपनी का नाम आप चूज करते हो, नाम रख रहे हो, तो वो आपके पास में अप्रोप्रिएट होना चाहिए, उसके जैसा सिमिलर नाम दूसरा कोई मार्केट में यूज नहीं होना चाहिए। विच मीन्स दैट बेटा एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्या मैं किसी कंपनी का नाम रख सकता हूं, एग्जाम्पल मुझे बताना, मुझे बताओ बिना परमिशन के, बिना अप्रूवल के, कैन आई यूज द नेम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्राइवेट लिमिटेड, गैस करो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट लिमिटेड, इज इट सो, आंसर इज नो। सो यू आर नॉट अलाउड टू यूज सच वर्ड्स, ना तो वर्ड्स और ना ही इवन कुछ जो आपके पास में डिप्लोमेटिक सिंबल्स है उन्हें यूज कर सकते हो। तो ये होता है भैया आपको यूज नहीं करना होता, बट सोचो ध्यान से, एक कंपनी है भारत पे, भारत वर्ड यूज किया ना उसने, तो कैसे यूज किया, विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यू आर नॉट अलाउड टू यूज सच वर्ड्स गाइस। ऑलवेज रिमेंबर, आप अगर भारत, इंडिया या ऐसे वर्ड यूज करते हो तो इसके लिए आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसलिए कहते हैं, ठीक है। तो वो पार्ट यहां पे नहीं लिखा, बट मैंने बता दिया कि आपको बात याद रहे हमेशा, ओके। तो वर्ड पढ़ते हैं, नेम क्लोज में क्या लिखा है के अंदर, सुनो ध्यान से, बोला पहला पार्ट लिखा है सर, इट स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम क्या वो बताता है। दूसरा, पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड वर्ड यूज करना है, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करना है, ओपीसी है तो ओपीसी आप जानते हो, ओपीसी इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, वी ऑल नो ओपीसी इज ए पार्ट ऑफ टाइप ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद भी ओपीसी के नाम के पीछे कभी भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। यहां पर जो नाम यूज होता है वो है बेटा 1% कंपनी बिलो द नेम ऑफ द कंपनी। जब भी ओपीसी कंपनी देखोगे तो आपको कैसे कंफर्म होगा ओपीसी है, उसके नाम के नीचे 1% कंपनी लिखना जरूरी होता है, ओके। तीसरा, फोर्थ पे आता हूं, नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनी, एज यू नो दिस कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, याद आया, सेक्शन 8 कंपनी मतलब कंपनीज फॉर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई कंपनी,
चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाई गई कंपनी, लाइसेंसिंग कंपनी बोल सकता हूं, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बोल सकता हूं। इन कंपनीज के लिए प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड जैसे वर्ड यूज करना मैंडेटरी नहीं है। दे कैन यूज द वर्ड ट्रस्ट, इनके नाम के पीछे ट्रस्ट बन सकता लग सकता है, सोसाइटी वर्ड मिल सकता है, रिमेंबर याद है, ट्रस्ट डीड बना के ये बन सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग सोसाइटी बन सकती है। और अगर प्राइवेट कंपनी के रूप में बन रही है तो दे विल बी प्राइवेट कंपनी, कौन सी, प्राइवेट लिमिटेड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज। ये 3 टाइप से बन सकती है, लेकिन ध्यान रखना नेम क्लोज के अंदर और सेक्शन 8 कंपनी के लास्ट में कोई वर्ड यूज करना मैंडेटरी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कौन सा बोला भैया, गवर्नमेंट कंपनी शैल यूज द वर्ड लिमिटेड, याद रख ये मैंडेटरी है भाई। गवर्नमेंट कंपनी के नाम के पीछे हमेशा लिमिटेड वर्ड ही मिलेगा। और आप जानते हैं गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, वो कंपनीज जिन कंपनीज के अंदर 51% या उससे ज्यादा का पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड विद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्शियल स्टेट और पार्शियल सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जिसका 51% ज्यादा का स्टेक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरा है, स्टेट गवर्नमेंट का पूरा है, या फिर दोनों में पार्शियल है, कुछ इसके पास कुछ उसके पास में, दैट कंपनी विल बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। और गवर्नमेंट कंपनी, मुझे बताओ, गवर्नमेंट कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। इन शॉर्ट, मैं एग्जांपल के लिए, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उस प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर गवर्नमेंट ने 51% पेड अप कैपिटल ले लिया, तो क्वेश्चन है नाउ दिस प्राइवेट कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर ये प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन गई, अगर ये प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन गई, तो अब ये अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज नहीं कर सकती, इसे वर्ड यूज करना पड़ेगा बेटा लिमिटेड लिमिटेड लिमिटेड। तो वो लिखा भी, मैंने मेंशन भी किया इसके ऊपर कि भैया वेदर गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड और नॉट, या प्राइवेट रूप में इसको लिमिटेड वर्ड ही यूज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर गाइस? आगे बढ़ूं, अगला पार्ट, तो फर्स्ट क्लोज इज कॉल्ड नेम क्लोज बोलते हैं। अब इसी के बारे में, इसके ऑल्ट्रेशन की बात करेंगे, पहले पूरा कंटेंट पढ़ लेते हैं, चले ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है गाइस? बोलो बोलो बोलो, यहां तक समझ में आ गया? आगे आता हूं। अगला पार्ट हमारे पास में है सिचुएशन क्लोज। सर सिचुएशन क्लोज कोई और भी नाम है इसके? गैस करो नाम क्या है इसका, अज्यूम करो कि नाम क्या है इसके। सिचुएशन क्लोज के सेकंड नाम क्या है? सर सिचुएशन क्लोज कहो, इसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कहो, इसे आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कहो, इसे आप प्लेस क्लोज कहो। कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस क्लोज का मतलब ही है सिचुएशन ऑफिस क्लोज। इट मींस बेटा जब कंपनी बनाई जाती है, इट मींस जब कंपनी बनाई जाती है तो कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन के टाइम पर आप उसका एड्रेस मेंशन करते हो, याद है ना, कंपनी के लिए आप उसका एड्रेस मेंशन करते हो, तो वो एड्रेस जो वहां पे लिखते हो, दैट परमानेंट एड्रेस जो आप मेंशन करते हो, दैट एड्रेस वही जो यहां पे लिखा होता है, मतलब इन शॉर्ट नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट। लेट्स सपोज, ऐसे नहीं रट्टा नहीं मारेंगे, प्रैक्टिकल देखो मैं दिखाता हूं। सो हमें पढ़ा, मैंने बोल रहा हूं भैया, पढ़ा इंटर में पढ़ लिया हम लोगों ने इस पार्ट को, फिर भी एक क्लैरिटी तुम्हें देता हूं। लेट्स सपोज मैं कुछ कंपनी खोलता हूं, ठीक है, लो मेरे सामने गूगल पे खोल रहा हूं मैं, गूगल ओपन हो जा। मैंने यहां पे नाम यूज किया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तुम किसी भी कंपनी का नाम टाइप कर लो, यहां पे एग्जांपल आरआईएल टाइप कर लिया, एग्जांपल लो भैया, मैं लिखता हूं भारतीय एयरटेल, नाम बदलता हूं, बार बार कहते हो है ना, हमेशा एयरटेल रिलायंस यूज करते हो, मैं भारतीय एयरटेल खोल रहा हूं, ठीक है। तो एयरटेल कंपनी की बात खोल रहा हूं, चेक करना, एयरटेल गूगल खोल रहा हूं, गूगल है, एयरटेल कंपनी खोलते ही तुम साइड में चेक करो, यहां पर दिस पर्टिकुलर एरिया साइड वाला क्या लिखा हुआ है, कौन फाउंडर, कहां है हेडक्वार्टर। ये जो हेडक्वार्टर लिखा हुआ है ना भाई, ये हेडक्वार्टर ही कहलाता है रजिस्टर्ड ऑफिस स्टेट। तो क्वेश्चन ये आया रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में क्या लिखा होता है, बोला लिखा होता है सर नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द स्टेट अलोंग विद द फुल एड्रेस, पूरा एड्रेस भी मिलता है, पूरा स्टेट और पूरा एड्रेस में मेंशन होता है। रिमेंबर ये गूगल में पार्ट, इसमें यहां पे क्या मिला आपको, नेम ऑफ स्टेट, यहां पे मेंशन मिला आपको। क्लियर है गाइस? ओके, तो पॉइंट मेरा ये निकल के आया कि जो हम बात कर रहे हैं रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज के बारे में, वो क्या है कि भैया कंपनी का प्लेस कौन है, प्लेस कहां पे है। तो क्या बोलते हैं, दिस क्लोज क्या बता रहा है, दिस क्लोज स्टेट्स दैट, क्या बताता है पढ़ना, शैल स्टेट द नेम ऑफ द स्टेट, आपका स्टेट का नाम बताता है। क्योंकि आप जानते हो किसी भी स्टेट के आरओसी के पास जाके आप उस स्टेट में जितनी भी कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो स्टेट का नाम से आप आइडिया मिला पाओगे कि इसका मुझे एड्रेस कहां मिलेगा, इसकी इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, इसका एमओए कहां मिलेगा, इसका एओए कहां से मिलेगा। ठीक है, आगे आता हूं। पॉइंट इज इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द प्रपोज कंपनी टू बी सिचुएटेड, जिसके अंदर आपका कंपनी का ऑफिस होता है, एस्टेब्लिश होता है, वो आपको इस क्लोज में मिलता है। क्लियर है? एक वर्ड चेक करना, एमओए कब बनता है भाई, एमओए बनता है सर इनकॉर्पोरेशन
इनकॉर्पोरेशन से पहले। तो जब पहले बनता है तो व्हाट वर्ड शुड बी देयर? इज इट ए कंपनी ऑफिस या प्रपोज कंपनी ऑफिस? गैस करो क्या पूछा हूं मैंने। पूछा आप लोगों से, अज्यूम करना इस बात को इस टाइम पे कि अगर मैंने पूछा आप लोगों से इस टाइम पे कि सर कौन सा वर्ड यूज करूं? एमओए तो पहले बनता है, तो क्वेश्चन इज एमओए अगर पहले बनता है तो कंपनी तो बनी नहीं है, कंपनी तो बाद में बनेगी। तो व्हाट वर्ड शुड बी देयर? प्रपोज कंपनी या ओनली कंपनी? कंपनी तब यूज करूंगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। तो वर्ड ध्यान रखना, इसलिए वर्ड मेंशन किया प्रॉपर्ली यहां पे कि प्रपोज वर्ड यूज होगा। नंबर 2। तीसरे पे आता हूं बेटा, थर्ड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट क्लोज। अब भैया किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी बनाई गई? किस ऑब्जेक्टिव से कंपनी बनाई गई? टेलीकॉम कंपनी है, कौन सी कंपनी है? हेल्थ केयर का कौन सी कंपनी है? रिमेंबर, एक प्रोफेशनल काम सर्विसेज वाली कंपनी है, कौन सी कंपनी बना रहे हो? तो आपकी कंपनी का जिस ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो एम जिस पर्पज के लिए कंपनी बनाई गई, वो भी इसमें लिखा होता है। और याद रखना, इनमें से किसी भी क्लोज के अंदर जो लिख रहे हो, आपने बना दिया, अगर उसको फॉलो नहीं किया, उसका वायलेशन किया, दैट विल बी ट्रीटेड एज वायलेशन ऑफ एमओए, वायलेशन ऑफ पावर्स, वायलेशन ऑफ बाउंड्रीज। और जब एमओए का वायलेशन होता है बेटा, तो याद रखना साक्षात रूप से आपके सामने प्रकट होता है एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और वो आपको करेगा पनिश, आपको मतलब कंपनी को भी और डायरेक्टर्स को भी। आगे आता हूं तो बात करते हैं ऑब्जेक्ट में क्या लिखा होता है। बोला सिंपल सी बात, इट्स अ स्टेट द ऑब्जेक्टिव द प्रपोज कंपनी इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड। ये वो ऑब्जेक्टिव बताएगी जिसके लिए कंपनी को इनकॉर्पोरेट, कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया। तो इनकॉर्पोरेट किया गया, या आई कैन यूज द वर्ड जिसके लिए कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, ये वो बताएगा। आगे आता हूं, फोर्थ इज डी क्लोज। डी में क्या है? लायबिलिटी क्लोज। पढ़ चुके हो, टाइप ऑफ कंपनी पूरा बता चुका हूं, विद एग्जांपल समझाया था, विद प्रॉपर तुम्हें दिखाया था। अब बात करता हूं लायबिलिटी क्लोज क्या है भैया। मैं अक्सर क्वेश्चन पूछता हूं, दोबारा पूछता हूं आप लोगों से, अज्यूम करता हूं, अज्यूम करना, जब मैं पूछता हूं रोक के सोचना कि इस बारे में आंसर क्या आना चाहिए। गाइस लायबिलिटी क्लोज की बात कर रहा हूं, क्या कंपनी की लायबिलिटी होती है कोई? बताना, क्या कंपनी की कोई लायबिलिटी होती? कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, क्या कंपनी की कोई लायबिलिटी होती है? कोई कहेंगे नहीं, कोई कहेंगे हाँ हाँ नहीं, हाँ नहीं, बट सोचो, सोचो एक बार। यस बेटा, कंपनी की लायबिलिटी होती तो है, बट कौन सी होती है? लायबिलिटी ऑफ कंपनी विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेटस ऑफ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जिन लोगों ने कंपनी को बनाया, उन लोगों ने क्या लायबिलिटी आपस में डिसाइड की, दैट लायबिलिटी विल डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। अगर जो मेंबर जिन्होंने कंपनी को बनाया, अगर उन्होंने डिसाइड किया था कि हम तो सिर्फ अपने अमाउंट शेयर तक ही कंट्रीब्यूशन के लिए ही लायबल रहेंगे, जो अनपेड अमाउंट है उसके लिए लायबल रहेंगे, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड बाय शेयर। अगर उन्होंने डिसाइड ये किया था कि हम तो भैया कंपनी के बंद होने पर एक गारंटीड अमाउंट पे करेंगे खाली, और कुछ पे नहीं करेंगे, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड बाय गारंटी। या अगर उन्होंने डिसाइड किया था कि कंपनी में कुछ भी नुकसान हुआ, घर की प्रॉपर्टी बेच देंगे भाई, सारा रोड पे आ जाएंगे हम लोग, हमें कुछ नहीं करना, सारी प्रॉपर्टी बेच के सब लोग सारे के सारे रोड पे आ जाएंगे हम लोग, अगर ऐसा है, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट अनलिमिटेड कंपनी वेयर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज पर्सनल, मतलब उन्हीं पर्सनल असेट्स को यूज किया जा सकता है। तो वह क्लोज भी आपके एमओए में मेंशन होता है। तो क्या पढ़ना, नंबर 1 इज क्या बोल रहा है, it shall state the liability of the member whether limited or unlimited। लिमिटेड है या लिमिटेड है? लिमिटेड में दो पार्ट पढ़ते हो आप, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी, बाय गारंटी। आगे दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, इफ द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, एमओए शैल स्टेट द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो एमओए क्या बताएगा? एमओए बताएगा कि भैया कितनी अमाउंट अनपेड चल रही है उनके ऊपर। ठीक है, आगे आता हूं, इफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एमओए बताएगा अमाउंट ऑफ मेंबर, अमाउंट कौन सी? द अमाउंट मेंबर्स अंडरटेक द लायबिलिटी, जिस अमाउंट को पे करने के लिए मेंबर्स ने लायबिलिटी ली है, अंडरटेक्स द लायबिलिटी, लायबिलिटी ली है कि हाँ हम पे करेंगे। कब पे करते हैं? पढ़ा हम लोगों ने, डिटेल में पढ़ा इस पार्ट के बारे में। क्या गारंटी वाले पार्ट में लायबिलिटी कब पे करेंगे? टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद हो तब करना पड़ता है, या फिर और लिख लो, और या तो ये या फिर ये, या तो ये या फिर ये, कौन सा? विद इन 1 ईयर, मेंबरशिप एक्सपायर होने के बाद में। अगर किसी मेंबर ने मिसकंडक्ट किया, यू कैन ऑल्सो राइट द वर्ड, ये कब पे करना पड़ता है? ये 1 साल वाली कंडीशन कब के लिए? लिख लो, इसके बारे में नोट कर लो, ये कब के लिए बेटा? तब है, बोलूंगा, इन केस ऑफ मिसकंडक्ट, इन केस ऑफ मिसकंडक्ट या फ्रॉड बाय एनी member
which result in loss to the company, जिसकी वजह से उस कंपनी को नुकसान हो रहा है बेटा। तो ऐसे केस के अंदर 1 साल का टाइम मिलता है कि 1 साल के अंदर अपनी गारंटीड अमाउंट पे कर दो। नंबर 2, तो ये दोनों किसके थे? फर्स्ट केस, सेकंड केस। दो केस किसके? ऑल द 2 केसेस बिलोंग्स टू लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड लायबिलिटी। ऑल दिस बिलोंग्स टू लिमिटेड कंपनी। नंबर 1। नंबर 2 क्या था? 3 कौन था? अनलिमिटेड वाला पार्ट क्या है कि लायबिलिटी पर्सनल होने वाली है आपके पास में, ठीक है। तो थर्ड वन इज कॉल्ड पर्सनल लायबिलिटी। तो व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड, लिख लो यहां पे, नोट भी कर लो साथ में। अनलिमिटेड मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है मेंबर्स पर्सनली लायबल, मेंबर्स विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। मेंबर्स की लायबिलिटी अब ऑप्शन नहीं है, दे विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल गाइस। चलो आगे बढ़ू, यहां तक क्लियर है? डन 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 डन, ओके, नोट हो गया? You can write, if you wish to write, you can write that बेटा। चले अगला पढ़ आया, the next clause is capital clause guys। capital clause क्या बोलता है? कैपिटल क्लोज कब भर रहे हो आप? क्या मेंशन कर रहे हो उसके अंदर? आप बता रहे हो आपकी ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, आप बता रहे हो आपने अपनी ऑथोराइज कैपिटल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, ऑथोराइज का कितना पार्ट इश्यू किया है, कितना सब्सक्राइब्ड है, कितना पेड अप है, कितना कोल्ड अप है, ये सब बताते हो। नंबर 1 तो पढ़ना क्या लिखा हुआ है? कह रहा सर पहला पार्ट shall state the amount of share capital with which the company is registered। मतलब इसमें लिखा होता है कंपनी कितनी अमाउंट से रजिस्टर्ड हुई है। ये रजिस्टर्ड अमाउंट क्या कहलाती है? इसी अमाउंट को आप बोलते हो बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल। मतलब इसका मतलब रजिस्टर्ड कैपिटल को ही 3 नाम होते हैं इसकी, 2 नाम और भी हैं। एक नाम कौन सा? इसी को बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल, जिस अमाउंट से आपने अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराया। नंबर 1। नंबर 2, इसी को बोलते हो बेटा अपने पास में रजिस्टर्ड नॉमिनल, या आई कैन यूज द वर्ड, कौन सा वर्ड यूज करूं? रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड। कौन सा है दूसरा वर्ड? ऑथोराइज कैपिटल। तो नाम याद रखना यार, नॉमिनल आया तो इसका मतलब क्या है, रजिस्टर्ड का मतलब क्या है, हमें याद है, बट ये टेक्निकल छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको याद रखनी होती हैं। टेक्निकल मिस्टेक अब नहीं कर सकते, ध्यान रखना। ओके आगे आता हूं, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पे आऊं, नेक्स्ट पे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन क्लोज। मतलब भैया किसने कितना पैसा दिया, मतलब सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या बताएगा सर? ये बताएगा सब्सक्राइबर्स कौन है। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया, जिन्होंने कंपनी में पैसा दिया। तो क्या सर अगर किसी के पास 1 शेयर भी है तो क्या वो 1 शेयर वाला भी सब्सक्राइबर है? आंसर है हाँ बेटा, वो भी सब्सक्राइबर है। तो पॉइंट क्या पढ़ना? कह रहा है सर सिंपल सी बात, शैल स्टेट द नंबर ऑफ शेयर दैट ईच सब्सक्राइबर अग्रीड टू सब्सक्राइब। ये बताएगा जितने लोगों, जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं, किस किसने सब्सक्राइब किया, और इवन एवरी सब्सक्राइबर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर। अगर तुम्हें किसी कंपनी का सब्सक्राइबर बनना है, तुम्हें कम से कम 1 शेयर तुम्हारे पास होना चाहिए, और तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर तुम्हारे नाम के पीछे ही इंडिकेट किए जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? सेम शैल बी इंडिकेटेड अगेंस्ट द नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ द सब्सक्राइबर। आपके कितने शेयर आपके नाम के लिख के मिलते हैं, और ये कहां मिलता है? अगर मुझे जानना एग्जांपल के लिए कि किसी कंपनी में कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने शेयर किसके पास में है, तो सिंपली मुझे उस कंपनी का सब्सक्रिप्शन क्लोज उठा के देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज, मैं बार बार रिलायंस की बात करता हूं ना, दोबारा बात करता हूं, अंबानी फैमिली के पास में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 52% स्टेक्स हैं एज पर द न्यूज, है ना? तो क्वेश्चन इज 52% स्टेक, तो किस व्यक्ति के पास में कितने कितने शेयर्स हैं? इफ यू वांट टू चेक दैट, आपको उस कंपनी का रिलायंस आरआईएल का एमओए उठा के उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज देखना पड़ेगा, एंड यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दैट। क्लियर है? आगे बढ़ू। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड, एंड द नेक्स्ट लास्ट वन, कंटेंट वाइज लास्ट है, बताना बेटा नॉमिनेशन क्लोज। याद करो, क्या सभी कंपनी में नॉमिनेशन क्लोज बनेगा? ना 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 ना, नहीं बनता। नॉमिनेशन क्लोज बनता है भैया ओपीसी वाले पार्ट में। याद रखना, नॉमिनेशन क्लोज बताता है भैया नॉमिनी कौन रहेगा, नॉमिनी के लिए बनाया, नॉमिनी के लिए बनता है। और नॉमिनी कहां मैंडेटरी अपॉइंट करना? ओपीसी में मैंडेटरी है सर नॉमिनी, याद आया? और नॉमिनेशन क्लोज के लिए फॉर्म कौन सा है? फॉर्म नंबर INC2। ये ऑलरेडी हम अपनी इनकॉर्पोरेशन वाली क्लास में कर चुके हैं कि ओपीसी का रजिस्ट्रेशन, याद आया? सेक्शन 8 कंपनी रजिस्ट्रेशन, ये हो चुका हमारे पास में। तो बताना मुझे नॉमिनेशन क्लोज के बार क्या बता रहा है? ये बताता है, सुनना, ये बताता है सर इन ओपीसी, ये बताएगा नेम ऑफ नॉमिनी, और जो बाद में मेंबर बनता है, अगर वो मेंबर की डेथ या वो मेंबर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट, यूज द वर्ड इनकैपेसिटी नहीं, यूज द वर्ड इंसॉल्वेंसी, द करेक्ट वर्ड इज इंसॉल्वेंसी।
इंसॉल्वेंसी, कि वो बाद में डेथ या इंसॉल्वेंसी के केस के अंदर दैट मेंबर द नॉमिनी विल बिकम द मेंबर। और यहां पे हमने इसके रिगार्डिंग बहुत सारे एडिशनल प्रोविजन सीखे थे, विड्रॉल के बारे में, अपॉइंटमेंट के बारे में, नॉमिनेट के बारे में, आरओसी एंटी के बारे में, ये पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा ये होता है हमारा खत्म कौन सा, कि क्लोजेज ऑफ एमओए। एमओए क्लोज कौन कौन से हैं। अब मैं शुरुआत करूंगा कि अगर एमओए के इन क्लोजेस को ऑल्टर करने की बात आती है, कि लेट्स सपोज, सोचना, देखो अब ऐसे अज्यूम करना, ऐसे सोचना और ऐसे पढ़ने के याद भी करना आपको इस पार्ट को। लेट्स सपोज इफ समबडी सेइंग कि कंपनी का मेन पर्पस था एजुकेशनल सर्विसेज। एक कंपनी है, उस कंपनी को बनाया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब कंपनी डिसाइड कर रही है, मैं जो बीओडी है वो डिसाइड कर रहे हैं कि यार इस कंपनी को हम ना एक काम करते हैं, अब हम एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लैपटॉप्स की। अब हम अपनी कंपनी के नाम के लैपटॉप बना के बेचेंगे, फोन बना के बेचेंगे। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या ये सेम ऑब्जेक्टिव है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप्स एंड मोबाइल फोन्स, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एग्जांपल के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी अदर आइटम, तो आपका सेक्टर बदल रहा है भाई। एजुकेशनल सर्विसेज मेन ऑब्जेक्ट था जो आपने मेंशन कर रखा था, कहां लिखा होता है? ऑब्जेक्ट क्लोज के अंदर। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, अगर कोई भी कंपनी अपना कोई भी पार्ट चेंज करती है तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्लोज को चेंज कर रहा होगा। बात तो सही है ना? वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या कर रहा होगा बेटा? एमओए या एओए के क्लोज को चेंज कर रहा होगा। तो अगर उसको चेंज करोगे, कोई भी क्लोज चेंज करने की बात करोगे, इट मींस यू टॉकिंग अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ एमओए। आप उसको ऑल्टर नहीं कर रहे हो, उसको बदलने के लिए आप कहा जाएगा आपने एमओए का ऑल्टरेशन मांगा है। तो क्वेश्चन ये आता है विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। पहले इंटर में डिटेल में पढ़ा चुका हूं पूरी बातें, दोबारा समझो ध्यान से बात को। क्यों? सिलेबस का पार्ट है भाई। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इस पार्ट को, गाइस मैं बता दूं, फर्स्ट टाइम तो नहीं पढ़ रहे नॉर्मली, बट अगर फर्स्ट टाइम इस चीज को यहां से पढ़ रहे हो कि कैसे पढ़ना है, ये एक एक एलिमेंट, एक एक प्रोविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब भी एग्जामिनर फाइल में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। तो पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बात करते हैं ऑल्टरेशन ऑफ एमओए के बारे में। तो ऑल्टरेशन मतलब क्या है भाई? ऑल्टरेशन मतलब चेंज की बात कर रहा हूं कि मेमोरेंडम को चेंज करने का क्या तरीका है। तो खाली ये नहीं लिखोगे एमओए को चेंज करने का तरीका नहीं है, यहां बात करोगे एमओए को चेंज का मतलब क्या है। एमओए को चेंज का मतलब है क्लोजेज ऑफ एमओए। एमओए बदलना मतलब क्या है? आप बात कर रहे हो क्लोजेज ऑफ एमओए। क्लोजेस को कंटेंट भी कहा जाता है, कंटेंट्स ऑफ एमओए। तो इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ क्लोजेस ऑफ एमओए। अब बात कर रहे हो तो आपको हर एक पार्ट अलग अलग पढ़ना है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है बेटा। चले तो आइए पहला पढ़ते हैं, इसमें लिख भी लो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सुना ध्यान से बात को। पहला है हमारे पास में, बोला सबसे पहला है ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज। ऊपर नेम ही लिखा था पहले हमने। अब बताओ, कंपनी अपने नाम को बदलना चाहती है। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनना चाह रही है, पब्लिक प्राइवेट बनना चाह रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, कंपनी अपने नाम को ही बदलना चाहती है एग्जांपल के लिए। तो उसके लिए नाम मतलब अपना फर्स्ट टाइम बदलना चाह रही है, अपना सफिक्स बदलना चाह रही है। दोनों केस के लिए क्या प्रोविजन होगा? तो नाम बदलने का मतलब क्या हुआ? नाम बदलने का मतलब हुआ ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज के प्रोविजन अप्लाई करने पड़ेंगे उस कंपनी को। ये मैंडेटरी है भैया, किसी किताबों में नहीं लिखा, सच्चाई में उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है पढ़ना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ नेम। साथ साथ पढ़ते ना, हर चीज तुम्हें याद होती रहेगी। ठीक है, आओ पहला पार्ट क्या बोलता है, रिक्वायर्ड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन। कंपनी को सबसे पहले रिक्वायरमेंट है उसे एसआर पास करना पड़ेगा। नंबर 2, रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब भैया एसआर पास करना पड़ेगा। आप जानते हो ना एसआर, इवन वी आर हैविंग आल्सो ए चैप्टर ऑफ मीटिंग्स ऑन दिस, जहां हम रेजोल्यूशन की बात भी करेंगे। तो एसआर का मतलब क्या है? एटलीस्ट 75% मेजोरिटी वोटिंग आपको चाहिए। आपके फेवर में 75% या उससे ज्यादा और मोर आपको वोटिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी अगर आपको एसआर पास करना है। ओआर के लिए 50% से या उससे ऊपर चाहिए होता है, बोर्ड के लिए पूरा 100% चाहिए होता है। ये पढ़ोगे, अलग से पढ़ोगे इस पार्ट को। तो पॉइंट यह है बेटा हमारे पास में कि सर एसआर पास करना पड़ेगा। नंबर 1 याद कर चलो, हैंड टू हैंड साथ में, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं तुमको, ध्यान रखना। एक बार पढ़ोगे एक बार में याद होगा। नंबर 2, उसके बाद में नेम को करने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल जो कि अलग से हम पढ़ते हैं रूल नंबर 30 के अंदर, रूल नंबर 30 ऑफ द कंपनीज रूल्स एक्ट 2014।
मतलब 2014 के अंदर एक रूल आया था, रूल नंबर 30, जिसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया गया था भैया अब से सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। कंप्लीट प्रोसेस ऑन दैट, जहां हम बात करते हैं अप्रूवल कैसे लेते हैं। रिमेंबर, आगे आता हूं इस चैप्टर के इस टॉपिक के बाद में, वही आने वाला है इसके बाद में, ठीक है। अब पढ़ो, दूसरा क्या चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज क्या, अदरवाइज चेंज शैल नॉट हैव एनी इफेक्ट। अगर नेम क्लोज चेंज कर रहे हो, नेम क्लोज चेंज कर रहे हो, एसआर पास भी कर दिया, एसआर पास कैसे होता है, मीटिंग बुलाओगे, पढ़ेंगे पूरा पार्ट उसके ऊपर, ठीक है। बट अब याद रखोगे एसआर पास करना पड़ता है। तो एसआर जब पास करोगे तो पास करने के बाद आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। बट लेट्स सपोज अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं लिया तो लोग क्या बोलते हैं, आपका जो चेंज है वो इफेक्टिव नहीं होगा, आप नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या है, बट अगर मान लो नहीं, अगर कब रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ऐसा केस भी है जहां पर आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, वो कब होता है, नॉर्मली अगर आप किसी कंपनी को, प्राइवेट को पब्लिक में चेंज करना चाहते हो, रिमेंबर, या पब्लिक से प्राइवेट में कर रहे हो, पब्लिक से प्राइवेट में सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, बट प्राइवेट से पब्लिक के अंदर आप जो वर्ड है ना, प्राइवेट से, एग्जांपल डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एडिशन ऑफ वर्ड प्राइवेट लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड को हटाने और लगाने की बात करते हो उसके लिए नहीं चाहिए। बट ऑलवेज रिमेंबर, पब्लिक कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी बदलती है तो वहां पर बेटा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तीसरा केस, आगे आता हूं, ये क्लियर है। तो एसआर पास कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल ले लिया, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद भैया हमारी प्यारी आंटी, आरओसी आंटी, इस नाम को हमने इजाद किया था बहुत टाइम पहले। आरओसी हमारी प्यारी आंटी है। मैं इसे आंटी इसलिए बोलता हूं क्योंकि रीजन है भाई, मोहल्ले की वो आंटी होती है ना, मोहल्ले की आंटी होती है ना, यहाँ की खबरें वहां की खबरें यहाँ पे। तो सेम कंपनी में भी क्या है, कंपनी में वो डिपार्टमेंट जो पब्लिक और कंपनी के बीच में एक तालमेल बना के रखता है। कॉमन सी बात है ना, आज किसी भी पब्लिक को किसी कंपनी के बारे में उसका एमओए चाहिए, एओए चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, कहां से मिलती है, आंटी से मिलेगी ना। आंटी है खबरें पहुंचाने वाली, इसलिए से मैं आंटी कहता हूं। दूसरा केस क्या आंटी कहने का, कि सिंपल सी बात भैया, कंपनी कुछ भी बदलेगी नहीं ना, कुछ भी बदलाव करेगी कंपनी, कभी भी पूरे कंपनी एक्ट के अंदर बता रहा हूं, कंपनी कॉर्पोरेट पार्ट के बता रहा हूं, जब जब कंपनी की बात आएगी कहा जाएगा कंपनी को चेंज कर रही है, कुछ नया लेके आ रही है, कुछ हटा रही है, कंपनी को उस चीज की इंफॉर्मेशन हमेशा आरओसी को देनी पड़ती है। ये प्रोविजन तो हमेशा लिखा मिलेगा कि आरओसी को फाइल कर दो, आरओसी को बता दो, सबमिट कर दो, इंफॉर्मेशन करना पड़ता है। तो वैसे में यहां पर भी है। इसके बाद क्या करोगे, दोनों पास कर लिए तो दोनों की कॉपी, एसआर की कॉपी और अप्रूवल की कॉपी, ये आपको आरओसी को सबमिट करनी पड़ती है। नंबर 3, आगे आता हूं। इसके बाद क्या है, जब आप सबमिट कर दोगे 1 2 3, देख रहे हैं 1 2 एंड 3, जब सबमिट कर दोगे, फाइलिंग का मतलब लिख लो, फाइलिंग लिखा मिल जाए, या यू कैन यूज द वर्ड सबमिट। इतना तो हमको आता है सर, फिर भी लिखो बेटा, कुछ होंगे ऐसे। फाइलिंग है, सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद क्या होगा, अब क्या होगा, आरओसी आफ्टर वेरिफिकेशन, आरओसी आपके उस पार्ट को, उन कॉपीज को वेरीफाई करेगा कि सच में अप्रूवल मिला नहीं मिला, सच में एसआर पास किया नहीं किया। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो आरओसी वेरीफाई करने का क्या करेगा, रिकॉर्ड द एंट्री ऑफ द न्यू नेम इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी। मतलब उस स्टेट के अंदर जो स्टेट का रजिस्टर होता है, जहां पे कंपनी के नाम लिखे होते हैं, उसमें आपके नाम की एंट्री कर देगा। मतलब इन शॉर्ट, आपका नाम जो चेंज हो गया उसकी एंट्री कर देगा। और क्या करेगा, और आपके नाम पर एक ताजा फ्रेश न्यू सर्टिफिकेट इशू कर देगा इन कॉर्पोरेशन विद चेंज नेम। आपके बदले हुए नाम के नाम से आप एक नया सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देगा। और एक बात ध्यान रखना, आरओसी कोई भी काम फ्री में नहीं करता। जब भी उसके पास किसी भी इंफॉर्मेशन को अपडेट कराने जाओगे, आपको पेमेंट देनी पड़ती है। यू कैन ऑल्सो यूज ए वर्ड विद प्रेस्क्राइब्ड फी। फीस अलग अलग होती है हर काम के लिए, तो यू कैन यूज द वर्ड विद प्रेस्क्राइब फी। आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। क्लियर है बेटा, डन। अब ये हो गया। अब क्या होगा, अब ध्यान रखना, नेम चेंज शेल बी नॉट बी अलाउड। ये तो बात किसकी हो गई, यहां पे 1 2 3 4 तक क्या हुआ, यहां तक तो बात हुई कि भैया कैसे नेम चेंज होता है। अब बात कर रहा हूं कि नेम चेंज कब अलाउड नहीं होता, कब नेम चेंज अलाउड नहीं है। तो क्वेश्चन है भैया पढ़ना, नंबर 1 बोला सर नेम चेंज अलाउड कब नहीं है, इफ कंपनी नोट फाइल एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी। कहा था ना भाई, आंटी बड़ा परेशान करती है बेटा। या आरओसी आंटी कह रही है कि अगर आपने एनुअल स्टेटमेंट नहीं बनाई, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाई, अगर नहीं बनाई तो भैया, और आरओसी को सबमिट नहीं की, मतलब एग्जांपल के लिए आपने अपनी बना भी ली, एग्जांपल आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ली, एनुअल रिटर्न रेडी किया, P&L बनाया, बैलेंस शीट बनाई, पर उसकी कॉपीज को अगर आपने आंटी को सबमिट नहीं किया, आरओसी को सबमिट नहीं किया,
तो भैया आपको नेम देखो 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 कितनी बड़ी बात बोल रहा है। नहीं किया तो आरओसी आपको अलाउ नहीं है भैया। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज योर नेम, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप फेल हो गए, अगर आप फेल टू रिपे द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, एग्जाम्पल मान लो आपकी कंपनी कोई डिबेंचर होल्डर थे, कोई डेटर थे, एग्जाम क्रेडिटर थे, आपके पास मांगने वाले, पैसा मांगने वाले लोग थे, आपने डिपॉजिट का पैसा, डिबेंचर का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा इनके ऊपर अगर पे नहीं किया तो भी आपको नेम चेंज अलाउड नहीं है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना, लो हमेशा चांस ऑफ बीइंग हर्ड देता है, कंपनी को भी देता है, मेंबर्स को भी देता है। अगर गलती हो गई, अगर गलती हो गई, आपसे गलती हुई है, तो गलतियों के नाम पर क्या मिलता है? गलतियों के नाम पर आपको मिलता है बेटा, क्या मिलता है? आपको मिलती है ऑप्शन, आपको मिलता है अवसर। तो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपकी बात सुनने का मौका मिलेगा, आपका रीजन वैलिड रहेगा, तो आपको दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा कि ठीक है भैया नहीं भरा, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो अब भर लो। तो अगर आपने दोबारा ठीक कर दिया तो लोग कहता भैया, अगर पढ़ना क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इफ सच डिफॉल्ट मेड गुड, डिफॉल्ट मेड गुड कब बेटा लिख लो? आफ्टर, नोट कर लो, आफ्टर obtaining the opportunity of being heard, obtaining the opportunity of being heard, सुनने का मौका मिला, आपने अपनी बात रखी और आपने दोबारा ठीक कर दिया। तो अगर आपने अपने डिफॉल्ट जो गलती जो ठीक कर दी तो लोग कहता है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब दिक्कत नहीं, देन द नेम चेंज शैल बी अलाउड। तो उस केस में आपको आपका नेम चेंज करना अलाउड हो जाएगा। तो ये था बेटा किसका? ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लोज, कब अलाउड है, क्या करना पड़ेगा और कब अलाउड नहीं है, ये वाला पार्ट था। और जो प्रॉपर वर्कबुक आप देख रहे हो, इसी वर्कबुक का पूरा पार्ट एज इट इज यहां पर मैंने मेंशन किया है कि एमओए का पार्ट पढ़ लिया हम लोगों ने। एमओए क्या है? सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 56 में डेफिनेशन डिफाइन किया गया, सेम फॉर्म्स डिफाइन की गई 4 सेक्शन 6 के अंदर। तो फॉर्म में ABCD कौन सी है रिमेंबर। उसके बाद में नेम क्लोज क्या है, कंटेंट हम पूरा पढ़ चुके हैं कि कंटेंट के नाम पर क्या कुछ यहां पर हमारे पास में कंटेंट वाला पार्ट हमारे पास हो गया। उसके बाद देखो नेम क्लोज जो पूरा पढ़ा वही की वही है। नेम क्लोज कौन सा है, लेट मी शो यू, नेम क्लोज। उसके बाद में सिचुएशन क्लोज वाला पार्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, ये पूरा अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। कैपिटल क्लोज, सब्सक्रिप्शन क्लोज, नॉमिनेशन क्लोज, और साथ में हमने स्टार्ट किया ऑल्ट्रेशन सेक्शन नंबर 13 के अकॉर्डिंग। तो वहां पर अभी हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। हमने फर्स्ट पार्ट यहां पे कवर किया, कौन सा? ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज, ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लोज। अब ऐसे हम करेंगे ऑब्जेक्ट क्लोज, लायबिलिटी क्लोज, सारा पढ़ने वाला है हमारे पास में। ठीक है, ओके आगे बढ़े, बोलो बोलो बोलो, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट कौन सा हमारे पास में? फर्स्ट क्लियर, दूसरे पे आता हूं, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अब तो एक बात समझना, ऑलमोस्ट सारे सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सेम नहीं है। तो नेम क्लोज अलग से पढ़ लिया, याद कर लो उसको, नेम क्लोज अलग हमारा हो चुका है। दूसरा पढ़ना, दूसरे पार्ट में आया नंबर 2, ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लोज। अगर कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव बदलना चाहती है, मैं कुछ दिन पहले बात की आप लोगों से, एक कंपनी एजुकेशनल सर्विसेज छोड़कर अपने ऑब्जेक्ट को बदल रही है, सीमेंट बनाने को लेके, टेलीफोन बनाने को लेके, मोबाइल बनाने को लेके। तो क्वेश्चन, आपका ऑब्जेक्ट बदल रहा है, ऑब्जेक्ट अगर बदल रहा है तो उसके लिए ऑल्ट्रेशन चाहिए। लोगों के अकॉर्डिंग आपको अपना ऑब्जेक्ट ऑल्टर करना पड़ेगा। क्या तरीका है, आओ पढ़ लो क्या तरीका है। तरीका है पहला, सेम तरीका, रिक्वायर्ड पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, ये रिक्वायरमेंट नंबर 1, आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, वो भी कौन सा? एसआर वाला। नंबर 2, इफ कंपनी रेज्ड मनी फ्रॉम पब्लिक, लेकिन अगर आपकी कंपनी एक लिस्टेड कंपनी थी, सुनना है कब के लिए बोल रहा है, दिस पर्टिकुलर प्रोविजन इज फॉर, यू कैन राइट दिस बेटा, इफ द कंपनी वॉज ए लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी थी और कंपनी ने पैसा रेज किया था मार्केट से, कंपनी लिस्टेड कंपनी थी और उसने पब्लिक से अगर पैसा रेज किया था बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस, और आप जानते हो बेटा प्रोस्पेक्टस के थ्रू जब पैसा इशू करके आप सिक्योरिटी इशू करते हो तो भैया उसको आप कहते हो पब्लिक ऑफर। तो यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड, अगर कंपनी ने पब्लिक ऑफर करके पैसा रेज किया था और अगर अभी तक वो पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ, क्योंकि एज पर द प्रोविजन जो पैसा आप जिस चीज के लिए लेते हो पब्लिक से, वो उस सेगमेंट में लगाया जाता है, वो वहां पे यूज होना चाहिए। बट क्या बोला, ना तो आपने पैसा यूज किया, ना कोई काम कर रहे हो, ना रिफंड किया। तो लोग कहता भैया अगर आपने पैसा रेज किया, लिखा हुआ एंड इफ मनी रिमेन्स अनयूटिलाइज, और पैसा अभी भी अनयूटिलाइज है,
यूज नहीं हुआ, तो लोग कहता भैया सिंपल सी बात है, कंपनी इज नॉट अलाउड टू ऑल्टर द ऑब्जेक्ट। उस केस में कंपनी को अलाउड नहीं है अपने ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करने के लिए। याद रहेगी बात। तो पहला कौन था कि भैया आप कर सकते हो एसआर पास करके, एंड दिस इज द नोट। ये नोट का पार्ट है कि कब आप नहीं कर पाओगे। पैसा रेज किया था, अभी तक यूज नहीं किया तो आपको अलाउड नहीं है। सिंपल सी बात ना। एक बात सोचो, कभी वन क्वेश्चन है क्यों ऐसा होता है, थिंक अबाउट दिस, सोचो क्यों होता है। रीजन ये है मेरे भाई कि एक बात बताओ, अगर पब्लिक आपको पैसा दे रही है तो कहीं ना कहीं आपके करंट ऑब्जेक्ट को देख के दिया होगा। समझ रहे हो, जिस ऑब्जेक्टिव से आप काम कर रहे थे उस ऑब्जेक्ट को देखकर कंपनी ने आपको सिक्योरिटी में पैसा लगा दिया। अब पैसा लेके आप बोल रहे हो हम तो चेंज करने वाले हैं, तो हमें दो कंडीशंस आती हैं। अगर आप या तो क्या करो, पैसा रिफंड कर दो, दूसरा होता है या अपने सभी जो डिबेंचर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, उन सबसे कंसेंट लो, सहमति ले लो कि ठीक है भैया हम इस पार्ट को यहां यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट है आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, दुनिया को बताना पड़ता है कि आप पैसा कहां यूटिलाइज करने वाले हो, क्या पर्पस था, क्या रीजन है ऑब्जेक्ट चेंज करने का। आओ पढ़ते हैं। तो यहां तक क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट एसआर पास करना पड़ेगा, लेकिन पैसा कभी यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये कब नहीं कर पाओगे, अब आएगा कब कर पाओगे। तो अगर मान लो एग्जांपल के लिए पैसा रेज भी किया था, अब क्वेश्चन क्या है, पैसा रेज भी किया था सिक्योरिटी के थ्रू और पैसा यूटिलाइज भी नहीं हुआ, तब क्या। तो उसमें भी लॉ ने एक्सेप्शन दिया है। अनलेस का मतलब क्या है, अनलेस का मतलब बेटा कब कर सकते हो, कब कर सकते हो, क्या क्या भैया, क्या ऑब्जेक्ट चेंज, ऑब्जेक्ट ऑल्ट्रेशन, इवन आपने पैसा यूटिलाइज नहीं किया तब भी ऑब्जेक्ट ऑल्ट्रेशन। कब बेटा, पढ़ना, जो मैंने बोला वही पॉइंट है। नंबर 1, कंपनी पब्लिश डिटेल्स एंड जस्टिफिकेशन इन सच ऑल्ट्रेशन इन 2 न्यूज़पेपर। अगर कंपनी 2 न्यूज़पेपर के अंदर और अपनी वेबसाइट के ऊपर, दोनों के ऊपर इस बात का डिटेल कि वो ऑब्जेक्ट बदलने वाली है और इस बात का जस्टिफिकेशन रीजन दे दे, तो उस केस में पहला स्टेप, मतलब इसे आप पब्लिक नोटिस कहते हो। याद है बात ध्यान से, इसी को कि 2 न्यूज़पेपर कौन से, एक इंग्लिश वाला इन 1 इंग्लिश न्यूज़पेपर, दूसरा इन 1 वर्नैकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर। 2 न्यूज़पेपर्स के अंदर, वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज, मतलब जो आपकी लोकल लैंग्वेज पेपर है वो वाला जो एक्चुअली सर्कुलेट होता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो 2 न्यूज़पेपर में अगर आप ये खबर छपवा देते हो कि भैया हमने अपना ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, हमने लोगों का पैसा ले रखा है बट अभी हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ है, हम इस पैसे को दूसरे ऑब्जेक्ट में डालने वाले हैं, तो जो लोग सहमत हैं अपना कंसेंट भेज दें, लेकिन जो लोग सहमत नहीं है, मतलब जो लोग डिसेंटिंग, देखो जिन्होंने सहमति दी ठीक है, बट जो लोग डिसेंटिंग मतलब जो हमारी बात पे, आई कैन यूज दी वर्ड, लिख लो इस बात पे, कौन से, हु डज नॉट प्रोवाइड देयर कंसेंट, बट जिन्होंने अपना सहमति नहीं दिया उनको पैसा वापस करना पड़ेगा आपको। मतलब क्या उनको आपने एग्जिट ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्या उनको आपने एग्जिट ऑप्शन दिया है, ये बात आ रही है। सुनो बात ध्यान से, पहला बार बोला मैंने, पॉइंट क्या बोला, रिकॉल करता हूं। नॉर्मली अलाउड नहीं है, बट अलाउड कब है कि अगर आपने क्या किया, 2 न्यूज़पेपर के अंदर और अपनी कंपनी की वेबसाइट के ऊपर इस बात का जस्टिफिकेशन दे दिया कि तुम ऑब्जेक्ट क्यों बदल रहे हो, और सबको ऑप्शन दे दिया कि इफ दे वांट टू विड्रॉ देयर मनी, इफ दे वांट एनी काइंड ऑफ एग्जिट ऑप्शन, दे कैन टेक दैट। तो उस केस में जो लोग सहमत होंगे ठीक है, बट जो सहमत नहीं होंगे डिसेंटिंग ऑर्डर, उनको आपने एग्जिट ऑप्शन दिया हो, और अगर ऑप्शन देने के बाद में उनको फंड रिफंड करने के बाद में भी आपके पास पैसा बचा है, दैट मींस यू आर अलाउड टू चेंज योर, ऑब्वियस बात है ना, उस केस में तो आपको अलाउड होगा ही होगा। तो पढ़ने का लिखा हुआ है, आगे पढ़ना। उसके बाद तो बोलूंगा जब ये हो जाएगा तो यू कैन यूज द वर्ड कंपनी, लिख लो, नोट करो, कंपनी इज अलाउड, जब करने के बाद कंपनी इज अलाउड टू चेंज या ऑल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लोज। ऐसे केस में कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकती है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना। ऐसे केस में कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर सकती है। डन है, आगे बढ़ू। अगला आया सेम कहानी वही वाली, ये बात अलग हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, फर्स्ट था एसआर पास करना, दूसरा कौन सा है,
वही सेम कहानी कि भैया एसआर की कॉपी आरओसी आंटी को दे दो, अदरवाइज ऑल्ट्रेशन कभी इफेक्टिव नहीं होगा। भैया ये खून पीने वाला भाई, सीरियसली आरओसी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने सब कुछ कर लिया बट आरओसी को नहीं बताया ना, ये वो फूफा बुआ आंटी है जो रूस के बैठेगी और ये बात नहीं मानेगी। ये रूस के बैठ गई, तुम्हारा काम रोक देगी, वहीं की वहीं ध्यान रखना। नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद में विद इन 30 days टू आरओसी, 30 दिनों के अंदर आरओसी क्या करेगा, शैल रजिस्टर द ऑल्ट्रेशन। अगले 30 दिनों के अंदर आरओसी क्या करेगा, आपके ऑल्ट्रेशन रजिस्टर करेगा और आपके नाम पर एक ताजा तरह फ्रेश सर्टिफिकेट आपको इनकॉर्पोरेशन का इशू कर देगा अलोंग विद द ऑब्जेक्ट चेंज। क्या अब आपको लिख देगा, वहां मेंशन कर देगा कि भैया आप कंपनी का ऑब्जेक्ट ये नहीं रहा, ये वाला हो गया। तो ये है बेटा तरीका कौन सा, ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करने का। दिस इज अ पैटर्न ऑफ चेंजिंग द ऑब्जेक्ट क्लॉज। क्या ये क्लियर हो गया कि हर एक बात तुम्हें याद रहेगी? सेम तुम्हारी मास्टर बुक में मेंशन किया हुआ है, नेम क्लोज का पूरा पार्ट यहां मेंशन किया। सेम एग्जांपल ऑब्जेक्ट क्लोज का भी मैंने पूरा पार्ट यहां मेंशन किया है बेटा। नंबर 2, ठीक, आगे बढ़ू, आगे चले, आगे आते हैं। अब आया तीसरा, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लोज, एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट अबाउट ओनली इंटर में इंपॉर्टेंट था, यहां फाइल में इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है बेटा। This particular topic, this particular provision, this particular alteration is very, 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 very important at both the levels. दोनों लेवल के ऊपर इंपॉर्टेंट है। आओ बात करते हैं। तो तीसरा हमारा कौन सा है, ऑल्ट्रेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस या सिचुएशन क्लोज बात करते हैं। तो सिचुएशन क्लोज कहूं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज कहूं, मतलब सेम है, बट यहां पर ना दो कहानियां आती है। सुनना, एक कहानी जो किताबों में लिखी जाती है, कहानी लिखी नहीं जाती है, बट क्वेश्चन पूछता है उसके ऊपर। आप जब अपना ऑफिस चेंज कर रहे हो तो दो बातें हैं। पहली बात तो है, क्या एक स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहे हो, दैट मींस इंटर स्टेट आप शिफ्ट कर रहे हो। दूसरा, या आपकी स्टेट सेम है। क्यों सर, क्या पहली क्लास याद है आपको? फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी कि इंडिया में कितने आरओसी हैं, कहां कहां पे एक आरओसी है, कहां कहां 2 आरओसी है, और कहां कहां पे तो 7 स्टेट का एक अकेला आरओसी है। याद करो, महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, मुंबई एंड पुणे। सेम आपके पास में केरला, तमिलनाडु की बात करता हूं, वहां भी 2 आरओसी है, चेन्नई एंड कोयम्बटूर। याद है? तो स्टेट थोड़ी बदली, स्टेट तो एक ही रही। तो ऐसी 2 स्टेट की, इन 2 स्टेट में खासकर प्रॉब्लम आती है कि अगर सेम स्टेट में आरओसी, सेम स्टेट में 2 आरओसी हैं और वहां पर एक जुरिस्डिक्शन से एक कंपनी उठ के दूसरी जुरिस्डिक्शन में जा रही है, पर आरओसी तो बदल रहा है, स्टेट नहीं बदल रही, तो किसका अप्रूवल लगेगा? लेकिन अगर स्टेट बदल रही है तो किसका अप्रूवल लगेगा? ये बात ध्यान रखना बेटा, ये बताया भी था मैंने। अगर स्टेट बदलती है तो यू नीड द अप्रूवल ऑफ सेंटर गवर्नमेंट एज पर रूल नंबर 30। बट अगर स्टेट नहीं बदलती, यू नीड द अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, क्योंकि जोन बदला है आपका, स्टेट नहीं बदली है। तो जोन जब बदल रहा है तो जोन के लिए क्या करते हो, जोन के पार्ट में आपको रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लेना होता है। ये बात याद है, पढ़ा था फर्स्ट क्लास के अंदर हमारे पास में। ओके, आगे बात करते हैं। तो पॉइंट आया कौन सा, ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लोज। आओ समझते हैं। तो सेम, ऑलमोस्ट पूरी कहानी सेम चलेगी, बस कुछ पार्ट अलग आएगा बीच के अंदर। कौन सा वाला, कि भैया आप बदल रहे हो तो उस केस में आप जो आपके डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स वगैरह हैं, उनसे अप्रूवल लो, कंसेंट लो, सहमति लो, प्रोविजन बनाओ, क्योंकि आपके 2 आरओसी इनरोल हो रहे हैं, वो बातें आती हैं। इसलिए ये टॉपिक बनता है हमारे पास में, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो कहीं पे इंपॉर्टेंट में लिख दो, है बेटा, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। समझे? चलो बात करते हैं। पहला, सुनो 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 भाइयों, पहला क्वेश्चन, पासिंग ऑफ एसआर इज रिक्वायर्ड। पहला क्वेश्चन तो वही है भैया, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखना, मेमोरेंडम के किसी भी क्लोज को चेंज करने के लिए, एक्सेप्ट कैपिटल क्लोज, सिर्फ कैपिटल क्लोज को चेंज करने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होता है, दैट मींस 50% और लेस देन 75%, और आपको अप्रूवल चाहिए होता है वोटिंग का। लेकिन बाकी सबके अंदर मेजोरिटी, कम से कम मिनिमम 75% मेजोरिटी चाहिए वोटिंग की, तभी एसआर पास करना पड़ता है आपको। नंबर, ठीक है? तो पहला पॉइंट है, इसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नंबर 2 पे आओ। नंबर टू कौन सा, रिक्वायर्ड अप्रूवल ऑफ सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा इफ ऑफिस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। अगर ऑफिस एक स्टेट से सेकंड स्टेट में जा रहा है, यू नीड द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर रूल नंबर 30। लेकिन यहीं पे लिख दूं, बट क्या करें, लेकिन किंतु परंतु बंधु, क्या बट अगर विद इन सेम स्टेट, लिख लो विद इन सेम स्टेट, अगर ऑफिस चेंज हो रहा है तो लिखो अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ आरडी लिखो शॉर्ट में, आरडी इज रिक्वायर्ड। तो उस केस में आपको अप्रूवल सीजी का नहीं चाहिए, आरडी का चाहिए होता है बेटा।
याद रखिए बात, उस केस में आपको अप्रूवल से आगे से चाहिए, आपको अप्रूवल चाहिए बेटा रीजनल डायरेक्टर का बेटा। डन है? ओके, आगे बढ़ू। आगे नंबर 2 हो गया, नंबर 3 पे आता हूं। अब कह रहा है सीजी सेल डिस्पोज ऑफ, जब आप अपने पास में, सुनना जो ये लाइन लिखी जा रही है, किसकी लाइन लिखी जा रही है, इट इज नॉट अ थर्ड पॉइंट नहीं है, ये इसी का पार्ट है मेरे भाई। दिस पार्ट बिलोंग्स टू दिस वन, मतलब ये इसी की कैटेगरी है कि अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर नोट का पार्ट है कि अप्रूवल लोगे तो क्या कंडीशन है। क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए एक से सेकंड सेट के अंदर, तो अप्रूवल के पार्ट में क्या आता है, इवन ये पूरा पार्ट डिटेल में हम अपनी इससे से पढ़ने वाले हैं, बट यहां समझ लो क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मांग रहे हो भाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि एज पर द प्रोविजन, एज पर द कंपनीज एक्ट और एज पर द रूल नंबर 30, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपकी एप्लीकेशन को, आपकी अप्रूवल मांगने की एप्लीकेशन को 60 दिनों के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। मतलब क्या हुआ सर इसका, डिस्पोज ऑफ मतलब अप्रूव नहीं, अप्रूव और रिजेक्ट। भाई अपना डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट को देना ही देना पड़ता है 60 डेज के अंदर, कि वेदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव योर एप्लीकेशन और रिजेक्ट योर एप्लीकेशन। ये टाइम लिमिटेशन है और इसी टाइम लिमिटेशन में आपके पास में काम किया जाएगा। हालांकि अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज नाउ, जो ये अथॉरिटी है, ये अप्रूवल की अथॉरिटी अभी रीजनल 2019 के बाद में ये रीजनल डायरेक्टर को सौंप दी गई थी, सौंप दी गई है। कौन के लिए, कि 2019 से पहले, सुन लो काम की बात सुन लो अभी यहां पे, 2019, ये रोक के सुना रहा हूं, ये रुक जाना इसके लिए, 2019 से पहले, अमेंडमेंट 2019 से पहले जितनी भी सारी कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ था और आज तक अप्रूव नहीं हुआ, अभी भी उनका अप्रूवल रीजनल डायरेक्टर ही करेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये पावर 2019 के बाद अपने हाथ में ली है बेटा, ये बात ध्यान रखना। चले आगे बढ़ता हूं, तो पॉइंट आया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन विद इन 60 डेज। ये टाइम भी याद रखना, इस पे आपसे अलग से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकता है, कितने दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्पोज ऑफ करता है। डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, लिख लो। डिस्पोज ऑफ बोले तो भैया दो बातें, सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूव, में लिखना, में मस्ट नहीं, में अप्रूव और रिजेक्ट। वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव और रिजेक्ट कर सकता है। अप्रूव कर दे कोई बात नहीं, अलाउड ही हो गया, बट रिजेक्ट कर दे तो उस केस में भी आपके पास में ऑप्शन होता है एनसीएलटी, यू कैन अपील टू दी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। वहां अपील करोगे, वहां पे ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रॉपर दोबारा से। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, आगे पढ़ना। एंड कह रहा बिफोर पासिंग दी ऑर्डर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो अप्रूवल देता है ना आपको, अगर मान लो अप्रूव कर भी रहा है, लाइक सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके पास में अप्रूव या रिजेक्ट कर भी रहा है, तो अप्रूव करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ चीजें और इंश्योर करता है। कौन सी चीजें पढ़ना, पहली चीज सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, कंसेंट ऑफ क्रेडिटर, कि क्या कंपनी ने जितने सारे क्रेडिटर थे उनकी सहमति ली है, नंबर 1। नंबर 2, क्या कंपनी ने सफिशिएंट प्रोविजन टू डिस्चार्ज डेट ऑफ बाय द कंपनी, क्या कंपनी ने सबके लिए सफिशिएंट प्रोविजन बनाए। मतलब क्या, मतलब एग्जांपल के लिए सबकी सहमति ली या नहीं ली, और अगर सहमति ली और वो लोग सहमत हो गए, सुनना कहानी, अगर क्रेडिटर सहमति मांगी और कंपनी के साथ में जितने सारे क्रेडिटर्स थे कंपनी के, वो सहमत कंसेंट दे भी रहे हैं, तो क्या उनको सहमत करने के लिए, कंपनी ने उनकी पेमेंट करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए, उधार को फुलफिल करने के लिए, प्री करने के लिए, क्या सफिशिएंट प्रोविजन बनाए। हेयर सफिशिएंट प्रोविजन सिंपली मींस क्या कंपनी ने कोई एनी चार्ज क्रिएटेड अगेंस्ट द असेट्स और नोट, कि कंपनी ने असेट्स के अगेंस्ट में कोई चार्ज क्रिएट किया या नहीं किया, कोई प्रोविजन बनाया या नहीं बनाया, इस बात को भी इंश्योर करती है। तुम्हारी बात नहीं मानेगी क्रेडिटर ने हाँ कर दिया, नहीं हाँ कर दिया, तुमने क्या किया फिर उसके बाद में। नंबर 2 एंड नंबर 3 इज बोला एडिक्वेट सिक्योरिटी डिस्चार्ज डेट, और दूसरा बोला अगर प्रोविजन बना भी दिया और मान लो प्रोविजन कल को फुलफिल नहीं हुआ, तो उस केस के अंदर प्रोविजन आपने कहीं और यूटिलाइज कर दिया, फंड नहीं थे आपके पास में, तो उसके बाद में सिक्योरिटी क्या है, कि कल को मान लो आप डिस्चार्ज करने के हाँ तो कर रहे हो, प्रॉफिट होगा दे देंगे पैसा, बट प्रॉफिट नहीं हुआ तो कोई चार्ज वगैरह जो बनाया है, असेट्स है भी या नहीं तुम्हारे पास में, सिक्योरिटी है या नहीं तुम्हारे पास में, उसको डिसाइड करना है। तो ये तीनों बात कंफर्म करती है, तब जाके सेंट्रल गवर्नमेंट 60 दिनों के अंदर क्या करती है, 60 डेज के अंदर क्या करती है, आपकी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देती है बेटा। ये तरीका होता है। चल आगे बढ़े, हालांकि इसके ऊपर और दिन पढ़ने वाले हमारे पास खिलावा। ठीक है, आगे बढ़ू, आगे आता हूं। उसके बाद बोला ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, अभी आएगा नंबर 3। क्योंकि ये तो इसका बीच का पार्ट है, 2 के बीच का पार्ट है। ठीक है, 3 का पार्ट दिखा रहा हूं। 3 कौन सा है, अब भैया कह रहा है कंपनी शेल
जब ये हो गया, एसआर पास हो गया, अप्रूवल भी मांग लिया, अब क्या होगा, कह रहा कंपनी शेल फाइल में सबमिट करना कॉपी ऑफ एसआर अप्रूवल सीजी। अब भैया जब हो गया तो जो एसआर की कॉपी थी और अप्रूवल की कॉपी थी, अप्रूवल की कॉपी थी, उन दोनों कॉपी को सबमिट करना होता है। अब किसको सबमिट करोगे, एक आरओसी थोड़ी, दो आरओसी यहां पे। अगर सबमिट करोगे भैया टू दी आरओसी ऑफ ई स्टेट, मतलब दोनों स्टेट के आरओसी को दोनों कॉपी जाएंगी। जिस स्टेट को तुम छोड़ रहे हो उसको भी, नया आरओसी उसको भी, दोनों को जाएगी। और फिर क्या होगा, और उसके बाद में आरओसी ऑफ द न्यू स्टेट आफ्टर रजिस्टरिंग द ऑर्डर, और नया स्टेट का आरओसी क्या करेगा, आपको आपकी एंट्री रजिस्टर करने के बाद में वो आपके नाम पर फिर से एक ताजा फ्रेश फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। मतलब द न्यू आरओसी विल इशू ए न्यू सर्टिफिकेट ऑफ द ऑल्टर्ड चेंजेस, कि आपका ऑफिस शिफ्ट हो चुका है। दिस इज द पैटर्न गाइज कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कैसे होता है। और एज इट इज जो यहां पे वर्कबुक में मेंशन किया हम लोगों ने, वही पार्ट पूरा का पूरा यहां पर मेंशन है, हर एक चीज मेंशन है, हर एक बात जो मैंने बताई है, कुछ भी बाहर से नहीं आने वाला। चले आगे बढ़ू। उसके बाद में अपने पास में अब देखो ये तीन पार्ट मोस्ट इंपोर्टेंट थे, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज और अपने पास रिजोल्व क्लोज। इसके अलावा कैपिटल क्लोज पढ़ते हो आप शेयर कैपिटल वाले पार्ट के अंदर, वहां पढ़ाएंगे इसके बारे में, पर याद रखना ओआर रिक्वायरमेंट होता है उसके रिगार्डिंग। बट पॉइंट वेरी वेरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां बताया, अदर क्लोज का क्या सर, लाइबिलिटी क्लोज, नॉमिनेशन, इनमें क्या है, इनके लिए कॉमन पैटर्न है भाई। मतलब जिस तरह से ऑब्जेक्ट क्लोज आपने ऑल्टर किया था ना, जो तरीका ऑब्जेक्ट क्लोज का था, एसआर पास करो, कॉपी दो है उसकी मीटिंग किसकी आरओसी को, वो सेम पैटर्न विल बी फॉलोड फॉर अदर क्लोजेस, वेदर लाइबिलिटी, सब्सक्रिप्शन। लेकिन आपसे पूछता नहीं है, क्वेश्चन पूछता है इन तीन के रिगार्डिंग पूछ सकता है, रिमेंबर। बट यहां आपसे पूछेगा अगर क्वेश्चन मन में आया तो लाइबिलिटी नहीं पढ़ाया आपने, ये वाला पार्ट नहीं आया, क्योंकि रीजन इसकी स्पेसिफिक वही सेम प्रोविजंस हैं जो ऑब्जेक्ट क्लोज लिखा भी यहां पे, लाइक ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लोज, ऑल द प्रोविजन विल बी सेम फॉर ऑल्टरेशन ऑफ अदर क्लोजेस। एग्जांपल लिखा पढ़ना, एसआर पास करना पड़ेगा, रिमेंबर। दूसरा, और आपको जो सेम तरीका था कौन सा, ऑब्जेक्ट क्लोज का, वही फॉलो करना पड़ेगा। बट मैंने बोल दिया एक्सेप्शन क्या है, कैपिटल क्लोज, बिकॉज कैपिटल क्लोज के अंदर आपको ओआर पास करना पड़ता है। ओआर इसका मतलब होता है बेटा कि आपको 50% और उससे ज्यादा, बट लेस देन 75% वोटिंग चाहिए होती है। तो 50% से काम बनता है ओआर का। तो कैपिटल क्लोज को ऑल्टर करना मतलब इंक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल, कंसोलिडेशन ऑफ कैपिटल, डिवीजन ऑफ कैपिटल, रिमेंबर, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल, वो सब किसमें काउंट होता है, इवन इंक्लूडिंग रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल क्लोज का ऑल्टरेशन। और वहां पर आपको ओआर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एंड गाइज ये था हमारा ऑल्टरेशन का पूरा पार्ट। इसके बाद में इन द नेक्स्ट सेशन विल स्टार्ट फ्रॉम द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसकी बातें बहुत सारी हैं, और इवन जहां पर पूरे कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल की बात आई है, वहां पर यही वाला प्रोविजन फॉलो होगा। ठीक है, इन द नेक्स्ट सेशन विल कंटिन्यू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी लिस्ट, खाली 2 लाइनें नहीं थी, पूरा टॉपिक इसके ऊपर, कौन सा फॉर्म होगा, क्या करना पड़ेगा, और यहां पे एक्सपर्ट्स कौन कहलाते हैं, सेक्शन नंबर 2 सब 38 के अंदर अब एक्सपर्ट किसको बोला गया, कौन अप्रूवल देगा, ये सब चीजें यहां पे मेंशन करेंगे। रिस्पांस का बात करेंगे, ये पूरी बात हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड विल आल्सो कंटिन्यू द ऑल्टरेशन ऑफ एओए, हम वहां पे पढ़ने वाले हैं। जब वो खत्म होगा तो विल मूव टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट एंड अल्ट्रा वायरस गाइस। तो ये पूरा पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट सेशन विल बी ऑन स्टार्टेड, वी विल बी स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा हमारा, अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से। तब तक के लिए बाय गाइस, टेक केयर, गाना गाओ जाओ, कौन सा, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, ओ कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन, बाय बेटा, टेक केयर, बाय, सी यू।